mechanism of ionic bond formation. मैकेनिज्म ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर ध्यान दें बेटा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बॉर्न-हैबर साइकिल मेथड. It can be represented by Born-Haber cycle method. इसको Born-Haber cycle method से रिप्रेजेंट करते हैं. समझिएगा, देखना बेटा सभी लोग, यहां पर हम लोग ले रहे हैं सोडियम सॉलिड. ये सॉलिड है, किसी सॉलिड को सीधे गैस में कन्वर्ट किया जाए तो प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. और उसमें जो एनर्जी लगेगी उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहेंगे. क्या कहेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी. आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस आइटम, देखो आइसोलेटेड का मतलब किसी से जुड़ा नहीं है, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है, गैसियस स्टेट में ही है, से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो जो एनर्जी लगती है उसको आप कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. क्या कहते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी. मतलब ये बन जाएगा Na+. ये गैसियस स्टेट में तो रहेगा ही. इधर ध्यान दो, यहां पर हम लोग Cl2 ले रहे हैं. ये गैस होता है, इसको पहले आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे आप उसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो यहां पर ½ D लिख रहे हैं. यहां पर Cl ये गैसियस आइटम में हो गया. ध्यान दो, आइसोलेटेड है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब आइसोलेटेड है, किसी से जुड़ा नहीं है. न्यूट्रल है मतलब कोई चार्ज नहीं है, गैसियस स्टेट में है. तो आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस आइटम से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये हो जाएगा Cl-. अब ये ध्यान दो, Na+ और Cl- जुड़ेगा तो ये हो जाएगा NaCl, ये सॉलिड. और ध्यान दो, ये आयनिक कंपाउंड है. 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने पर, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बनने पर जो एनर्जी निकलती है उसको आप कहते हैं लैटिस एनर्जी. क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज और यहां पर ध्यान देना, रटना नहीं है. यहां पर आपने Cl2 लिया है. Cl2 मतलब 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया है, ये Cl2. इसको तोड़ेंगे तो 2 Cl बनेगा. कितना बनेगा? तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपने लगाया इसको कहेंगे डिसोसिएशन एनर्जी. क्या कहेंगे? तो अगर डिसोसिएशन एनर्जी दिया जाता है तो 2 मोल Cl बनेगा. हमें चाहिए कितना मोल Cl? 1 मोल. तो 1 मोल Cl ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल Cl2 डिसोसिएट करना पड़ेगा? ½ मोल. तो यहां पर फिर आपको कितनी एनर्जी चाहिए? ½ डिसोसिएशन. रटना नहीं है. अभी आप सपोज करो MgCl2 बना रहे होते, क्या बना रहे होते? MgCl2. तब तो यहां पर 2 Cl चाहिए था ना. यहां पर कितने Cl चाहिए था? 2. तब आप यहां पर ये Cl2 जो Cl2 है, तब यहां पर ½ D नहीं लिखते, तब आप केवल क्या लिखते? D लिखते. तब आप क्या लिखते? D. तो ऐसा नहीं कब यहां पर एक NaCl का एग्जांपल हमने लेके इसको बना दिया, तो अब जब भी किसी का भी पूछा जाए तो आप ये रिपीट मार दो. नहीं, आपको कितना Cl चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर लेंगे. आप AlCl3 बना रहे होते तब क्या करते हैं? कितने Cl चाहिए था? 3. तब यहां पर क्या करते? 3/2D. क्या करते? 3/2D. बात समझ रहे हैं? तो ये तो NaCl का एग्जांपल था. यहां पर आप देखो, 1 मोल तोड़ोगे तो 2 मोल बनेगा. 1 मोल तोड़ने से कितना बनेगा? 2 मोल. और हमें चाहिए कितना? 1 मोल. तो इसका मतलब कितना मोल तोड़ा जाए? ½ मोल. तो ½ मोल तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको ½ डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे. अच्छा, यहां पर ध्यान दो, NaCl बन गया. आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया गया होगा. थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया होगा मैडम ने आपको कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को फॉर्म करने के लिए जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं. लिखा है ना?
किसी भी कंपाउंड को 1 मोल फॉर्म करने के लिए इंथैल्पी में जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आपने NaCl तो आपने 1 मोल बना लिया है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे डेल्टा HF, इसको पढ़ेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, और यहां छोटा सा नीचे लिख देंगे NaCl, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो कौन कौन सी एनर्जी यहां पर लगी भैया? सब्लिमेशन एनर्जी लगी है, और क्या लगा बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी लगा है, और क्या लगा है? हाफ डिसोसिएशन, और क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या लगा है? लैटिस एनर्जी। अब अगर ये सारी एनर्जी आपको मालूम हो, ये सारी एनर्जी आपको मालूम है, तो आपको ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl पता चल जाएगा कि नहीं? सारी वैल्यू दी गई, सबको जोड़ दो। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने जोड़ने को कहा है, तो जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ये चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर मान लो -10 है, तो यहाँ -10 लिखेंगे ना, तो भले प्लस है लेकिन प्लस माइनस फिर बाद में क्या हो जाएगा? माइनस। बात क्लियर है? तो ये सारी वैल्यू जोड़ देंगे तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? इसमें से सारी वैल्यू दी गई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया, कोई एक वैल्यू नहीं दी गई है, वो पता चल जाएगा कि नहीं? पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, इसको कहते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। रिमूव कर दें इसको। आगे लिखेगा प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कंपाउंड, ये ध्यान दो बेटा। यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये अपोजिटिवली चार्ज आयन से बना होगा, ये अपोजिटिवली चार्ज आयन से बना होगा, और जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए NaCl Na+Cl- से बना है या NaCl से बना है, तो आप क्या बताना पसंद करेंगे? Na+Cl- से बना है। तो यहां पर आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय अपोजिटिवली चार्ज आयन। which are held together by strong electrostatic force of attraction। ध्यान देना बेटा, ये जो आयनिक कंपाउंड हैं अपोजिटिवली चार्ज से बने होंगे, अपोजिटिवली चार्ज आयन से बने होंगे, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हो। सो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड ब्रिटल इन नेचर। सॉलिड एंड ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का क्या मतलब होता है? चटक कर टूटना। आप हैमरिंग करेंगे तो ये चटक कर टूटेंगे। ठीक है, सॉलिड होंगे। हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी शो करेंगे कि नहीं? डज नॉट रिप्रेजेंट कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। अगर आपसे कहा जाए कि सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहेंगे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि जो आयन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है बेटा? बंधे हुए हैं।
does not represent conductivity in solid state, but in solution or in fused state they are good conductor. And conductivity is due to ion. Conductivity is due to ion. ध्यान देना बेटा, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनके आयन है स्ट्रांग फोर्स से बंधे होते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन में या यहाँ पर फ्यूज स्टेट, यहाँ पर हमने फ्यूज लिखा है, कई बार मोल्टन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मोल्टन, फ्यूज्ड। ठीक है, ये सब अगर है तो गुड कंडक्टर है। चलो एक क्वेश्चन लिख लिया जाए यहीं पर। Which one does not conduct electricity? कौन कंडक्टिकल शो नहीं करेगा? क्या भैया? आंसर विल बी सी, सॉलिड है। कार्बन ग्रेफाइट शो करता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहा गया? Which one does not conduct electricity? अब आप तो देख रहे हैं ना सभी NaCl आ रहे, तो हाँ ये NaCl शो कर रहा, तो ये भी कर ही रहा होगा, ये भी कर ही रहा होगा, ये एक अलग दिख रहा है ना, तो ये आंसर होगा। तो ऐसा कई बार मिस कर जाता है। आगे चले, अभी एक ही पॉइंट पढ़ाए हैं। अभी ये एक पॉइंट था कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये सॉलिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते। ये एक ही पॉइंट के सब पॉइंट थे। रिमूव करें इसको। देखिए बेटा, आयनिक कंपाउंड does not dissolve in non-polar solvent like in CS2, CCl4, benzene, toluene, N-heptane, N-hexane, and in other organic solvent. But dissolve in the in the polar solvent like in H2O and methyl alcohol। ये ध्यान देना, नॉन पोलर और पोलर शायद आज ही पढ़ा दें आपको। ये ध्यान दो, प्लस ये क्या है? माइनस। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट है, ये बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, तो कहने का मतलब दो अपोजिट पोल बन जाएंगे। तो जहां पर दो अपोजिट पोल बनेंगे ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहेंगे?
पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। तो ये जो आयनिक कंपाउंड है पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के बहुत सारे एग्जांपल ऊपर बोर्ड पे लिखे गए हैं, उसमें ये डिजॉल्व नहीं होगा। ध्यान दें, CH2, CCl4, बेंजीन, टॉलुइन, N-हेप्टेन, N-हेक्सेन, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनमें डिजॉल्व नहीं होगा। अच्छा अब ध्यान दो, ध्यान दो, आपने जैसे ये यहां पर डाला है Na+, ये Cl-, ये NaCl डाला है वाटर में, तो जब वाटर में आप डालोगे तो ये वाटर का जो निगेटिव पोल है इसके पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव पोल जो है इसके निगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। बात समझ भैया? तो ध्यान दीजिएगा, वाटर का निगेटिव पोल NaCl आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, और इसका पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव पोल को। अच्छा, वाटर जब किसी से जुड़ता है, कोई भी चीज जुड़ता है, कहीं पर भी कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है। वाटर के जुड़ने को हाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। और जिस प्रोसेस में एनर्जी निकलेगी उसको उसी प्रोसेस की एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पर वाटर के जुड़ने पर भी एनर्जी निकलेगी, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर के जुड़ने पर यहाँ पर एनर्जी निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी आपको पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाया जाएगा वहां पर, जब पढ़ाया जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो वहां पर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर Na+Cl- जुड़ा था, तो Na+ और Cl- के जुड़ने पर आयन बना, लैटिस बना, मतलब आयनिक कंपाउंड, मतलब लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकली इसको क्या कहे? लैटिस एनर्जी। अब ध्यान दीजिए बेटा, जब भी कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है, अगर उसको उतनी एनर्जी दे दिया जाए तो अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब Na+ और Cl- जुड़ा था तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी निकली थी। अब अगर उसको उसके बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी दे दिया जाए तो Na+ और Cl- अलग हो जाएगा, और अलग हो गया तो कहा जाएगा डिजॉल्व हो गया। तो इसका मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व होने के लिए जो लैटिस एनर्जी है, ये हाइड्रेशन एनर्जी से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किसी भी एनर्जी पर मोहर नहीं लगी है कि लैटिस एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी है, जिस प्रोसेस में निकले उसको उसी प्रोसेस की एनर्जी बोल दी है। तो यहां पर आगे लिख रहे हैं, टू डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड इन वाटर, हाइड्रेशन एनर्जी should be greater than lattice energy or in other solvent। मान लो वाटर नहीं, कोई दूसरा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेशन एनर्जी, ध्यान देना बेटा, अगर दूसरा कोई सॉल्वेंट है तो उसी एनर्जी को क्या कहेंगे? सॉल्वेशन एनर्जी कहेंगे। तो अगर आपने कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया है तो सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, और अगर आपने वाटर लिया है तो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये एनर्जी ज्यादा है तभी डिजॉल्व होगा, अगर ज्यादा नहीं है तो डिजॉल्व नहीं होगा। यहां पर ध्यान दो, नोट करके, AgCl, AgBr, AgI, CaF2, CaC2O4, BaSO4, SrSO4, PbSO4, ये आयनिक हैं, बट वाटर इनसॉल्युबल। एज क्या कहोगे? हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी। अगर आपसे कहा दिया जाए कि कंपाउंड आयनिक है लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं, आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, बस एक वर्ड कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से। कोई भी कंपाउंड आयनिक है लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं है तो उसका बस एकमात्र कारण है कि हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से क्या होगी? कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से क्या होगी? कम होगी। चलें बेटा, रिमूव कर रहे हैं, चलो ठीक, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है।
आप लोगों ने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 R², पढ़ा है। इस फार्मूले को आप कहते हैं, यहां पर जो ε0 इसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये Q1 Q2 क्या है, जो चार्ज है, मतलब जो बॉडी है उन पर चार्ज कितना है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग Na+ और Cl- लिख रहे हैं तो ये भी तो ये दो बॉडी हैं जिन पर चार्ज है, और R दोनों के बीच में दूरी है, R दोनों के बीच में क्या है, दूरी है। तो अब अगर यहाँ पर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इनको अलग करना आसान होगा या कठिन होगा, कठिन होगा। तो इनको आसानी से अलग किया जाए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड कर रहा है किस पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, मीडियम के। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा मीडियम ले लिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, सॉल्वेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्वेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर ध्यान दो बेटा, इधर ये आपके कुछ सॉल्वेंट हैं, यहां पर ε0 वाटर है, हैवी वाटर है, ये मेथिल एल्कोहल है। यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका है 81, यहां पर 79 और यहां पर है 35। एक क्वेश्चन बोल दिया जाए आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन होगा, फोर सॉल्वेंट A, B, C and D has dielectric constant respectively +30, +80, +40, +50, in which solvent solubility of NaCl will be maximum किसमें हो जाएगा भैया, हाँ ऑप्शन बी में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है उसमें सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। आपने ये तो लिखा है ना यहाँ पर, सॉल्वेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिमूव करें, रिमूव किया जाए, रिमूव कर रहे हैं, चलो। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल,
जो आयनिक बॉन्ड होता है भैया ये नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन शो नहीं करता। जैसे यहां पर ध्यान देना, ये Na+ है Cl- अट्रैक्ट करेगा। अब Cl- यहां पर कर दो, अट्रैक्ट करेगा या नहीं? यहां पर कर दो, जहां पर भी कर दो, ये क्या करेगा भैया? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब कोई विशेष डायरेक्शन नहीं, उस डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा और अगले विशेष डायरेक्शन में अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। तो चूंकि ये खुद डायरेक्शन इसके पास नहीं है तो दूसरे को भी डायरेक्शन दिखा नहीं सकता। इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड है ज्योमेट्री को, आयनिक बॉन्ड जो है ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता। सो डज नॉट रिप्रेजेंट ज्योमेट्री, सो डज नॉट रिप्रेजेंट ज्योमेट्री। तो चूंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है इसलिए ज्योमेट्री रिप्रेजेंट नहीं करता। यहां पर आयनिक कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक पूरा चैप्टर है, पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक में, पढ़ाएंगे हमें आपको। बट रिप्रेजेंट आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फ आपको पढ़ाए थे इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइसोमॉर्फिज्म मतलब का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर होना। तो यहां पर ध्यान देता है NaF है, MgO है, +-+2 -2। यहां पर ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन सबके पास हैं। तो इसका मतलब सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है? सेम है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम होगा। उसी को कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। तो हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे, उससे जुड़ी सारी चीजों को पढ़ लिया गया। आज आगे शुरू कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कॉन्सेप्ट किसने दिया था भैया? लुईस ने। कॉन्सेप्ट बाय लुईस। फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक साझेश है। यहां पर ध्यान देता, Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। दूसरे Cl के भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और चूंकि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इसलिए दोनों सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो चूंकि दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इसलिए ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। मिटा दें बेटा, इसको ऊपर करें।
their form 1, 2 or 3, 1. If combining atom share 1, 2 or 3 electron respectively, more than 3, 1 is not formed in between two non-metal, but may form in between metal. ध्यान रखिएगा बेटा, दो नॉन मेटल जैसे ये Cl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल हैं, तो दो नॉन मेटल के बीच में 3 से अधिक बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन अगर दोनों मेटल हैं तो बनेगा। अगर दोनों मेटल हैं तो 3 से अधिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चले आगे। कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम, लेस देन 1.7। E का होता है, ध्यान दो, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बोथ एटम शुड बी हाई। दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए। आउटर मोस्ट सेल ऑफ बोथ एटम should have 4, 5, 6 or 7 electron, except hydrogen, beryllium, boron, always covalent, mostly covalent। यहां पर ध्यान दो बेटा, VeF2 आयनिक होगा, VeF2 क्या होगा? आयनिक। बाकी अदर आर कोवेलेंट। यहां पर H मेटल के साथ जुड़ेगा तो आयनिक, नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट। अदर कोवेलेंट, यहां पर मेटल प्लस हाइड्रोजन आयनिक, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन कोवेलेंट। आपको वैसे भी पढ़ाए थे पीछे कल, मतलब पिछले लेक्चर पे, इधर ध्यान दो, मेटल नॉन मेटल क्या होता भैया? आयनिक। नॉन मेटल
कोवैलेंट। अच्छा लिख ही रहे तो और लिख देते हैं मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस मेटल, ये क्या होगा बेटा, मेटेलिक प्लस कोवैलेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान दो, ये हमेशा सही नहीं है, ये सही तब होगा जब ये ट्रांजिशन होंगे। क्या होंगे, ट्रांजिशन। आर इनर ट्रांजिशन। लेकिन इधर ध्यान देना बेटा, इधर मेटल प्लस मेटल, ये मेटेलिक होगा केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। कहां पर भैया, एस और पी ब्लॉक के जो मेटल होंगे, दो मेटल आपस में क्या बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन अगर वो डी या एफ ब्लॉक के हैं तो मेटेलिक प्लस कोवैलेंट दोनों बनाएंगे, मेटेलिक प्लस कोवैलेंट दोनों बनाएंगे। आगे बताएंगे उनके बारे में। हो गया बेटा, थोड़ा जल्दी करो, आपके सिलेबस के अनुसार में ऑर्गेनिक कब तक पढ़ाते होना चाहिए था। चले भैया, देखो करें बेटा, चलो यहां पर देखिएगा, ये कंडीशन चल रहा था टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टू टाइप। पहला नॉन पोलर कोवैलेंट, यहां पर इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम इक्वल टू 0। ध्यान देना बेटा, नॉन पोलर कोवैलेंट कब बनेगा, जब कंबाइनिंग एटम के जो इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस है क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे बुक में आप पढ़े होंगे या लोअर लेवल पे टीचर पढ़ाया होगा तो आप बताया होगा जब सिमिलर एटम के बीच में, ऐसा नहीं है, सिमिलर जरूरी नहीं है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होना चाहिए। ध्यान दो, जैसे ये Cl Cl, ये N और Cl, ये कार्बन और आयोडीन, ये सब नॉन पोलर हैं। यहाँ Cl और Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों Cl में से कोई भी अगर चाहे कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लें तो खींच पाएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। नाइट्रोजन और Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, चार्ज डेवलप नहीं होगा। कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, चार्ज डेवलप नहीं होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दें बेटा, ये ध्यान दो, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, Cl की 3 होती है, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, कार्बन 2.5, फास्फोरस 2.1, हाइड्रोजन 2.1, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5। हो सके तो इतना याद रखिएगा, बाकी जो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया जाएगा तो वहां पर पढ़ाया जाएगा। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखिएगा। और बहुत कठिन नहीं है, ध्यान दो, यहां पर लिथियम से शुरू करो,
बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन होता है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अपने आप याद हो जाएगा। ये 1 से शुरू करो, 1.5 बढ़ाते जाओ, तो ये याद हो गया ना ये। और बाकी ये जो देखो ये चारों एक ही ग्रुप के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर 3, 2.8 और 2.5 याद रखिएगा। कई बार ये पूछ जाता है कि इसकी फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी, वैल्यू नहीं पूछता, ज्यादा कम करके पूछता है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनिटी बराबर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट ये अलग कर दे रहे हैं, नॉन पोलर, सॉरी पोलर कोवेलेंट। यहां पर क्या होगा, इफ इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम is less than 1.7 but not equal to 0, 1.7 से कम है लेकिन 0 नहीं है। अब जैसे यहां पर ध्यान दो, HF, HCl, HBr, HI, ये ध्यान दो। तो अब ये इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस, यहां पर ये F इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस। तो यहां पर ध्यान दो, अब ये यहां पर ध्यान दो, ये एक नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, दो अपोजिट पोल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इसलिए इसको कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, ये भी पोलर कोवेलेंट है, ये भी पोलर कोवेलेंट, सभी पोलर कोवेलेंट हैं। किसकी पोलरिटी ज्यादा है, किसकी पोलरिटी ज्यादा है? तो यहां पर पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड or compound is measured with help of dipole moment, with help of dipole moment। तो कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड की जो पोलरिटी है हम लोग डायपोल मोमेंट से मेजर करते हैं। इसको लिख लो, फिर पूरा हम रिमूव करके फिर शुरू कर रहे हैं। और थोड़ा जल्दी करो, जैसे डायपोल मोमेंट आज खत्म कर ले जाए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए ना रह जाए। चले भैया आगे, मिटाएं इसको। पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट। रिमूव करें बेटा, आपकी हेडिंग होगी डायपोल मूवमेंट, हेडिंग है डायपोल मूवमेंट। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर म्यू इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डी। Q चार्ज ऑन वन एटम and D distance between two atoms, D distance between two atoms, charge on one atom और D distance between two atoms।
यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर म्यू, ध्यान दो, एक एटम पर जो चार्ज है वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर माना जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा बेटा? 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये SI यूनिट में लिखते हो, ये वैल्यू CGS यूनिट में है। और दोनों के बीच जो दूरी होती है वो कम से कम 1 एंगस्ट्रॉम मानते हैं, 10⁸ सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, या 4.8 इंटू 4.8 DY, ये DY इसका मात्रक है, या 4.8 D, 4.8 D। एक D बराबर होगा एक DY बराबर होगा 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, और 3.33 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। ये कूलाम मीटर वाला SI यूनिट है, और ये ESU सेंटीमीटर CGS यूनिट है। यहां पर डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड ट्रीटेड इन सेम वे। डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे। यहां पर फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस, मॉलिक्यूल में अगर दो ही एटम हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस के। यहां पर ध्यान दो, अभी भी आपने लिखा था HF, HCl, HBr, इसीलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखवा भी दिया था। अब यहां पर आप नीचे जा रहे हो, ऐसे देखो नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस बढ़ रहा है घट रहा है, सो म्यू डिक्रीजेज। यहां पर ध्यान देना, यहां पर RF, R क्या है? एल्किल ग्रुप, RBr, RI। आप एक प्रश्न उठा सकते हो, R एल्किल ग्रुप है, एल्किल में तो कार्बन हाइड्रोजन बहुत सारे होंगे, तो फिर यहाँ पर डाई एटॉमिक में कैसे आपने इसको लिख दिया? इसलिए लिख दिया गया कि ये कार्बन मान लिया जाए और फ्लोरीन मान लिया जाए, बाकी जितने H होंगे सभी सेम होंगे, फिर ऐसे में कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, एक एक्सेप्शन होगा, ये पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, ये एक्सेप्शन आप जरूर ध्यान रखिएगा। CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये देखो यहाँ Cl नीचे लिखा गया ना, तो बाकी कोई भी एल्किल ग्रुप होगा तो ये फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर Cl आ गया है, मतलब CH3 आ गया है, तो ये Cl वाला F से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फॉर मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल, रिजल्टेंट म्यू इज कैलकुलेटेड। फॉर ए मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऊपर कर देना पूरे को, रिजल्टेंट म्यू इज कैलकुलेटेड। ठीक है, ठीक भैया, यहां पर ध्यान देना। तो मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रिजल्टेंट म्यू कैलकुलेट करेंगे। अब फिर से यहां पे आओ, अब यहां पर हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट,
ये पॉइंट ए है। इफ अटैच्ड ग्रुप हैज सेम नेचर, ध्यान रखिएगा हमने सेम नेचर बोला है, सेम टाइप नहीं बोला है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, समझिए बात को। जैसे मान लो यहां पर एक कोई एटम ए है, इससे दूसरा एटम बी जुड़ा हुआ है, यहां पर भी क्या जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है। यहां पर इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा का है। अब बी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ध्यान दो बेटा, बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बी खींच रहा है, इधर भी बी खींच रहा है, तो इसका जो डायपोल मूवमेंट है μ1 है, इसका डायपोल मूवमेंट क्या है μ2, और इसका जो रिजल्टेंट होगा ये ऐसे μr यहां पर होगा। तो यहां पर जो μr होगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा थीटा के। आपने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा वेक्टर में, इधर ध्यान दो, फार्मूला क्या था, μr इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, पढ़ा है ना। तो केमिस्ट्री में इस फार्मूले से में कोई लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री में इस फार्मूले से मतलब नहीं, फिजिक्स में पढ़िए, जहां अप्लाई करते हुए वहां करिएगा। हमारा काम बस इतने से चल जाएगा कि थीटा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, आप यहां पर देख लो, और थीटा घटेगा तो म्यू बढ़ेगा। थीटा दोनों ये जीरो कर दो, दोनों भी एक साथ आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे तो मिल के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझ लो ये मेज है, यहीं पर दो रस्सी बांधो और दोनों दो लोग मिल के ऐसे खींचो, ये बढ़ेगी। यहां पर एक रस्सी बांधो, ऐसे एक एंगल बना दो, एक इधर एक एंगल बना दो, दोनों मिलके कुछ एंगल बना के खींच रहे हो, फिर भी ये खिसकेगा। किस कंडीशन में ज्यादा खिसकेगा, जब दोनों एंगल जीरो करके एक साथ खींच रहे हो या एंगल बना के खींच रहे हो, एक साथ खींच रहे हो तो ज्यादा मूव करेगा ना। तो ये जब ये यहां पर देखो, जब ये थीटा जीरो कर दिए तो ये एक साथ आ जाएंगे और एक साथ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा। अच्छा देखना बेटा, इसी को अगर हम लोग यहां पर ये बी यहां पर कर दिए, खींचते खींचते बी यहां पे ला दिए, तो ये बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, अब यही बी उठ के यहां पे चला आया, तो ये एंगल कितना हो गया 180। अब जैसा कह रहा था रस्सी बांधो, एक इधर खींचो एक उधर खींचो, 180 डिग्री पर खींचने वाले दोनों लोग समान हैं, तो ये खिसकेगा, मूवमेंट इसका क्या हो गया जीरो। तो यहां पर आपने थीटा बढ़ाया, म्यू क्या हो गया जीरो। तो अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो फिर थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां पर पार्ट बी, इफ बोथ, या अटैच्ड ग्रुप कर सकते हो, इफ अटैच्ड ग्रुप हैज डिफरेंट नेचर, अटैच ग्रुप हैज डिफरेंट नेचर, तो फिर यहां पर वही आ जाएगा ए, यहां पर बी, यहां पर सी, ये बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और सी भेज रहा है, ये एंगल थीटा है, ये μ1 μ2, तो यहां पर म्यू आर जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के हो जाएगा। और अगर फार्मूला लिखना चाहते हो तो यहां पर म्यू आर क्या लिखोगे, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर माइनस 2 μ1 cos थीटा होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पर ये सोच लो, ध्यान दो, ये बी और सी, बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और सी भेज रहा है, एंगल जीरो कर दो, तो बी इधर खींच रहा है और सी उसी तरफ भेज रहा है। ऐसे समझ लो, हम ऐसे खड़े हो गए, इसको खींच रहे हो, आप ऐसे खड़े रहे, पुश करो, बढ़ेगा भाई। एक आदमी ऐसे खड़े होकर खींच रहा है, एक आदमी वहीं खड़े होकर इसको पुश कर रहा है, नहीं। अब इसको आपने इसको क्या किया, इसको बढ़ा के एंगल आपने मान लो 180 कर दिया, तो अब ये सी यहां आ गया। अब सी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भेजने वाला है ना, तो ये सी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और बी खींच रहा है। अब आप इधर देखो, आप उधर खड़े होके खींचो और हम इधर से पुश करें, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो एंगल बढ़ा, म्यू क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहां पर अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, दोनों सेम नेचर के हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया भैया। इसको थोड़ा हम उधर खिसका दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट हो जाए, अब एग्जाम्पल देखेंगे। पॉइंट तो वही है, अब एग्जाम्पल देखा जाए। यहां पर ध्यान दो, इधर आ जाते हैं, इधर देखो बेटा, ये आप लोग ऑर्गेनिक इतना तो जानते हो कि बेंजीन है, सारे कार्बन हाइड्रोजन एक जैसे हैं, आगे पढ़ाएंगे ही। यहां जहां कहीं पर कोई भी, यहां पर ध्यान दो, नंबरिंग कर दिया जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 को आर्थो बोलेंगे, 1 3 मेटा, और 1 4 को क्या बोलने चल रहे हैं, पैरा। आपके बुक में कुछ और लिखा होगा, आपके बुक में 2 2 6 आर्थो लिखा होगा, 3 5 मेटा लिखा होगा, लेकिन बिना 1 के आए ना तो 2 आएगा ना तो 6 आएगा। अब आप इधर से चले तो ये 2 हो गया, इधर से चलेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर से आए तो ये 3 हो गया, इधर से आए तो ये 3 हो गया। ठीक है, 4 चाहे इधर से आओ वही रहेगा। अब यहां पर ध्यान दो, ये Cl जुड़ा हुआ है, जिस किसी भी पोजीशन पर होगा उसको हम लोग पहली पोजीशन कहेंगे, उसके बाद दूसरी आ जाएगी, तो इसको हम लोग कहेंगे डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो, और किस पोजीशन पे, 1 2 पर है तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो यहां पर लिखेंगे ओ डाइक्लोरोबेंजीन। 1 3 पे आ गया भैया, तो क्या बोलने वाले हो, एम डाइक्लोरोबेंजीन। और यहां पर क्या बोलने वाले हो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब ध्यान दो, दोनों का नेचर क्या है, सेम है, तो इसका मतलब थीटा के डायरेक्टली या इनवर्सली बोला जाए, थीटा के क्या बोले बेटा, इनवर्सली। तो अब ये ध्यान दो, ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से खींचा जा रहा है और ये यहां से, एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, ये देखो एंगल बढ़ रहा है, तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा म्यू आर्थो, म्यू मेटा, म्यू पैरा, ये हो गया। और यहां पर म्यू पैरा जो है ये 0 हो जाएगा, म्यू पैरा क्या हो जाएगा, 0। क्यों, चूंकि एग्जैक्टली अपोज कर दे रहा है। यहां पर दूसरा देखिए कि भैया ये CH3, 2 CH3 जुड़ेगा तो जाइलिन बोलते हैं, क्या बोले बेटा, जाइलिन। यहां पर अगर आपसे कहा जाए आर्थो मेटा पैरा में क्या होगा, तो ये ध्यान दो, ये CH3 इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है, ये भेज रहा है, ये भेज रहा है, भेजने वाला है खींचने वाला इससे मतलब नहीं है, ये भेज रहा है, ये भेज रहा है, ये भेज रहा है, ये भेज रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, म्यू आर्थो, म्यू मेटा, म्यू पैरा, ये म्यू पैरा यहां पर 0 हो जाएगा। यहां पर CH3, तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ये दूसरा एग्जांपल था, CH3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और सॉरी भेज रहा है, और Cl खींच रहा है, ये डायरेक्शन है। नेचर सेम है या डिफरेंट, तो एंगल के डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली, तो किसका म्यू ज्यादा होगा बेटा, पैरा का। ये ध्यान दो, ये देखो एंगल बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है, तो यहां पर म्यू पैरा लेस देन म्यू मेटा लेस देन म्यू आर्थो। तो ध्यान दो कितने एग्जाम्पल बने, 3, 2 में आर्थो ज्यादा है और 1 में पैरा। तो अगर आपसे आर्थो पैरा कुछ ना कहा जाए और पूछा जाए किसका मतलब
किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, आर्थो का, मेटा का, पैरा का? तो चूंकि दो केस में आर्थो ज्यादा है इसलिए क्या बोलेंगे, आर्थो का ज्यादा होगा। ठीक, तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके। इन जनरल नोट करके, म्यू आर्थो, म्यू मेटा, म्यू पैरा, ये पहला पॉइंट है। ये बोथ ग्रुप हैज सेम नेचर, देन म्यू आर्थो, म्यू मेटा, म्यू पैरा। यहां पर एग्जाम्पल 1 एंड 2 ध्यान दो बेटा, एग्जाम्पल 1 और ये 1 पीछे चला गया है और ये 2, ये बोथ ग्रुप हैज डिफरेंट नेचर। बोलना, म्यू पैरा, म्यू मेटा, म्यू आर्थो। अगर ये कंडीशन बता दिया गया तब आप कंडीशन के अनुसार बोलेंगे, नहीं बताया गया तो आप पहले को बोलेंगे। एग्जाम्पल 3, चलो बेटा आगे, भैया लिख लो जल्दी। एक क्वेश्चन बोलने चल रहे हैं जो जेईई में एक बार पूछा गया था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन अपने आप बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, व्हिच हैज म्यू इक्वल टू 0। या ऑप्शन नहीं बढ़ा रहे हैं हम, जो था वही बोल दे रहे हैं। ठीक है, उसको अलग से हम बोल देंगे। ये जेईई का क्वेश्चन है। अब जेईई का है, इसका मतलब ये नहीं कि तो हमसे नहीं बनेगा, अरे बहुत क्वेश्चन वही है। ठीक है, ऑप्शन बदल दे रहे हैं। ऊपर वाला पूछा गया था, नीचे वाला हम पूछ ले रहे हैं आपसे।
पहले में भैया, पहले में लास्ट होगा। इधर देखो, समझो सभी लोग, सभी में देखो बेटा ये लोन पेयर है, सभी में क्या है, तो इधर जैसे ये एच है ना, ये एच इधर होगा तो ये एच इधर हो जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पर लोन पेयर है, ये एच इधर होगा तो ये एच इधर हो जाएगा। बात समझो ना। यहाँ पर ध्यान दो, ये CH3 इधर हो जाएगा, दूसरा वाला CH3 इधर हो जाएगा, तो एक ही प्लेन में नहीं होंगे। और यहाँ पर ध्यान दो, ये C ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। क्या होता है, हम ऐसे बना दे रहे हैं, आप चाहे तो अलग से बना समझ लीजिएगा। ध्यान दो, ये तो एग्जैक्टली अपोज कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपको इसी चैप्टर में पाएंगे। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन SP है, मतलब 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पर है, तो ये एग्जैक्टली क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब जैसे पीछे पढ़े थे, अभी 2 एग्जाम्पल पढ़े, पहला और दूसरा ना, तो पहले दूसरे में आर्थो आपने क्या कहा था, पैरा वाले को 0 बोल दिया था, तो ये तो सभी वही हैं, सेम ग्रुप। तो आपको लग रहा होगा अरे सब 0 है, लेकिन सब 0 नहीं है, तो ये लास्ट वाला 0 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा आंसर, पहला। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये 120 डिग्री बन रहा है तो फिर 0 बोल देना। फिर लाओ 3 ठो, एक और, ये ध्यान देना, ऐसे डायग्राम बनेगा, ऐसे समझ लो ना। ये 120 डिग्री अगर बन रहा है तो ये तीनों एक दूसरे, मतलब दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इनका नेट रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों सेम हैं, जैसे तीनों सेम है, 120 डिग्री बन रहा है तो 0 हो जाएगा। हो गया, चलो ऊपर कर दें इसको। एक और एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एग्जाम्पल है, देखना, ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना बेटा। डबल बॉन्ड के अगर एक ही तरफ आ जाता है समान ग्रुप तो उसे सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, और अपोजिट साइड में आता है तो क्या कहते हैं, ट्रांस। यहां पर ये ध्यान देना, इधर एक ना, ये CH3 इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है, तो लग रहा है इलेक्ट्रॉन इधर को भेज रहा है, ये इधर को लग रहा भेज रहा है, तो यहाँ पर म्यू 0 होगा नहीं। ये ध्यान दो, ये CH3 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है इधर को, और ये भेज रहा है इधर को, ऐसे एग्जैक्टली अपोज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, म्यू 0। ये ट्रांस है, ये सिस है। समान ग्रुप एक तरफ तो सिस, अपोजिट तरफ तो ट्रांस, तो सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है या ट्रांस का, सिस। म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। समझे रहे भैया, ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो इन सबकी फिर कहानी आएगी, तो फिर वैसे लिखा देंगे। यहां पर ध्यान देना, ये सी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो लग रहा है यहां कहीं से, ये लग रहा है यहां कहीं से, रिजल्ट इधर कहीं होगा। ये Cl इधर देखो, इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, एग्जैक्टली अपोज कर रहे हैं, तो किसका म्यू 0 होगा, नीचे वाले का 0 होगा। ये सिस है, ये ट्रांस है, तो सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा हुआ या ट्रांस का, म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। ये देखो बेटा, इधर देखो, CH3 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ऐसे, और Cl खींच रहा है यहां से, ये Cl खींच रहा है और CH3 भेज रहा है ऐसे, देखो देख रहे हो ना, तो 0 है सिस या नहीं, नहीं, ट्रांस नहीं भाई। देखो यहां पर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एंगल बढ़ गया है,
ध्यान दो, ऐसे अगर कर दो तो एंगल क्या है, बढ़ गया है। यहां पर म्यू ट्रांस क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा किससे, म्यू सिस से। तो ये 3 पॉइंट यहां पर भी बनेंगे, अभी जो पीछे आपने लिखा था। क्या हो जाएगा नोट करके बोलो भैया। इन जनरल म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। पहला पॉइंट, if both group has same nature, then mu is greater than mu trans। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बेटा, 1 एंड 2। if both group has opposite nature, then mu trans greater than mu cis। mu trans greater than mu cis। Example 3, चलो बेटा। In case of inorganic compound, for mu 2v0, central atom should not have lone pair and attached atom should be same। ध्यान दो बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, कंपाउंड छूट गया, इनऑर्गेनिक लिख दिया गया बस केवल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में म्यू 0 होने के लिए सेंटर एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए और जुड़े एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ध्यान देना, यहां पर एक्सेप्शन भी है, इधर ध्यान दो। XeF2, XeF4, XeO3F2, ये म्यू इक्वल टू 0 है। म्यू इक्वल टू क्या है, 0। यहां पर समझिएगा, यहां पर जिनान इनर्ट गैस है बेटा। जिनान क्या है, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस के आउटर मोशन में कितने कण होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। ये डायग्राम बनेगा। इधर ध्यान दीजिएगा, हमें एक 5 पेन चाहिए, 2 जल्दी करो, लिख भागेंगे नहीं। ये ध्यान दो बेटा, ये 3, ये ध्यान दो, ये हो गया ट्राइगोनल। ये क्या हो गया, ये तीनों लोन पेयर ऐसे हैं 120 अंश पे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पतली पेन चाहिए, चलो ठीक है। और ये जो दोनों एफ देख रहे हो, ये 180 डिग्री पे है। कैसे देख रहे हो, ये
80 डिग्री पे है, तो ये तीनों आपस में कैंसिल कर दिए, और ये एफ क्या किया, एफ को कैंसिल कर दिया, तो इसलिए 0 हो गया। अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन को आएंगे तो डायग्राम बनाना बताएंगे, वहां पर डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बता दें बेटा, ध्यान देना, समझिएगा। यहाँ पर जैसे जीनान है, यहाँ पर जीनान है मान लो, या कोई भी एटम है, तो ये लोन पेयर, अगर लोन पेयर है तो उसके कारण भी डायपोल मूवमेंट पाया जाएगा। इसको कहेंगे एटॉमिक म्यू। क्या कहेंगे, एटॉमिक म्यू। और यहाँ पर ये जैसे जीनान है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, तो ये एफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके कारण भी डायपोल मूवमेंट पाया जाएगा, इसको कहेंगे बॉन्ड म्यू। क्या कहेंगे बेटा, बॉन्ड म्यू। तो आपसे यही नहीं पूछा जाएगा डायपोल मूवमेंट 0 है या नहीं, तो पूछा जाएगा, ये भी पूछ लिया था क्यों 0 है, ये भी पूछ लिया जाएगा कि क्यों 0 है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर XeF4 की डायग्राम बनाए अगर XeF4 का, तो ये ध्यान देना बेटा, ये हो जाएगा एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, और ये एक F, ये दूसरा F, ये तीसरा F, और ये चौथा F, ये ऐसे बनेगा। ये जो अभी 3 ऐसे बनाए थे, ऐसे 4 कर लो, समझ लो ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ये ऊपर नीचे वाला हो गया, और ये 4, ये देखो, ये एफ को कैंसिल कर दिया, ये एफ को कैंसिल कर दिया, लोन पेयर को। तो यहां पर आपसे ये पूछा जाता है कि XeF2 एंड XeF4 हैज म्यू इक्वल टू 0। क्यों, एज in them atomic mu is cancelled by atomic mu, and bond mu is cancelled बाई बॉन्ड म्यू। आपसे रीजन पूछा था क्यों 0 होगा, तो आप कहेंगे इसमें एटॉमिक म्यू को कैंसिल कर देगा, और बॉन्ड म्यू, अभी यहाँ पर XeO3 है, ध्यान देना बेटा, अभी जब डायग्राम ऐसे ऐसे बनाए थे ना, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये जहां पर लोन पेयर था वहीं पे ऑक्सीजन आ गया है, जहां पर लोन पेयर था, ये देखो, जहां पर ये डायग्राम है ना, जहां पे लोन पेयर था वहीं पे क्या गया है, ऑक्सीजन। तो ये तीनों ऑक्सीजन एक दूसरे को क्या किए, कैंसिल कर दिए, और यहाँ पर एफ की जगह पे, मतलब ये एफ आ गया, एफ को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर भी म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी जो एक लाइन लिखे थे कि म्यू 0 हो जाएगा। अभी जो एक लाइन लिखे थे कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए और जुड़े एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और जनरल स्टेटमेंट था, ठीक है। बाकी आप और जो एक्सेप्शनल केस है उसको पूरा जब आप ज्योमेट्री समझोगे तब बता पाओगे। तो ज्यादातर हमें ये 2-3 पूछे जाते हैं, उसको हमने बता दिया, ज्योमेट्री बाकी आपको बताएंगे आगे। अब यहां पर ध्यान दो, व्हिच हैज म्यू नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन आपके पास कई सारे होंगे, आपसे पूछा था किसमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट पाया था, ज्यादातर ऑप्शन SF64 ही रहता है। देखो बेटा समझो कैसे, सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, और ये 4 फ्लोरीन शेयर कर लिया, तो एक लोन पेयर आ गया कि नहीं आ गया,
तो फ्लोरीन फ्लोरीन को कैंसिल कर दिया, लेकिन लोन पेयर को कौन कैंसिल करेगा? ये SF6 में ये जो दो लोन पेयर देख रहे हो, एक F ऊपर एक F नीचे आ जाएगा। CO2 में कितना होता है? 4, 2 इधर शेयर कर लिया इधर। SO3 में बेटा कितना होता है? 6, ये ध्यान दो, ये 6 होता है ना, ये 2 इधर 2 इधर, ये ध्यान दो, ये SO2 का है, ये अभी किसका है? SO2 का। लोन पेयर है नहीं है, लेकिन यहाँ पर SO3 कर दिए तो अब लोन पेयर नहीं है तो 0 हो गया। NH3 नाइट्रोजन में क्या है? अमोनिया 5 होता है ना, ये 5 तो लोन पेयर है। यहाँ पर सारे एटम सेम नहीं है, CH3Cl है, CHCl3 है। बना लो। 5 मिनट और टाइम दे सकते हो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। थोड़ा स्पीड तो है, लेकिन अगर कहीं डाउट होगा तो बता दीजिएगा, ठीक बेटा। स्पीड इसलिए पकड़े हुए हैं कि खत्म हो जाना है तो अधूरा छूट जाएगा, फिर नए लेक्चर से पूरा फिर शुरू करना पड़ेगा। रिमूव कर दें इसको, चलो। ऑर्डर ऑफ म्यू, यहां पर ध्यान दीजिए बेटा। CH3Cl कई बार ज्यादातर पूछा जाता है, CH2Cl2 ये आपके NCERT में भी बना हुआ है, ये तीनों ऑप्शन बने हुए हैं 12वीं के NCERT में। और ये CCl4, इसमें किसी का म्यू 0 होगा? CCl का 0 हो जाएगा, क्यों? चूंकि सारे आइटम क्या है? सेम है, लोन पेयर नहीं है। यहां पर ध्यान देता, NF3, NCl3, NBr3, NI3, NH3, ठीक है, NH3। यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, एक बार BHU जब अलग अलग होता था तब पूछा गया था कि वाई डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन NH3, NF3 का डायपोल मोमेंट NH3 से कम क्यों है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये लोन पेयर, ये F, ये F, ये F, Cl है। अभी अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी गई थी ना। ये अब ध्यान दो, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है लोन पेयर के कारण इधर, और F के कारण इधर होगा। यहाँ होगा, यहाँ पर N और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से लिख दे रहे हैं। F की कितना? 4, Cl 3, Br 2.8, I 2.5, H 2.1, नाइट्रोजन 3। अब बताओ, यहां पर नाइट्रोजन और Cl की तो समान है, खींचेगा नहीं? यहां पर इधर है, लेकिन Br और नाइट्रोजन में कौन खींचेगा? नाइट्रोजन और आयोडीन में कौन खींचेगा? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन ब्रोमीन से भी खींच रहा, आयोडीन से भी, हाइड्रोजन से। किससे ज्यादा खींच पाएगा? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है। 3 और 2.1 का अंतर है, 3 और 2.5 का अंतर है, 3 और 2.8 का अंतर है, तो अंतर कम है, कम खींच पाएगा, ज्यादा खींचेगा, बहुत ज्यादा खींचेगा। तो इसलिए ऑर्डर ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो था उसका आंसर सुनिए, वाई, एक तो ऑर्डर पूछ लिया तो ऑर्डर बताएंगे,
दूसरा आपसे इस तरह पूछ लिया व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन NH3, तो यहाँ पर एटॉमिक में और बॉन्ड में हो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, जबकि यहाँ पर क्या है, सपोर्टिव है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लो, व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ NF3, व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 is less than NH3, why dipole moment of NF3 is less than NH3, ऐसे लिख सकते हो why mu NF3 ऐसे less than NH3 ऐसे, ठीक है ना, as in NF3 bond mu and atomic mu are opposite to each other. While in NCH3 both are supportive, बोथ आर क्या होते हैं, सपोर्टिव। यहां पर एप्लीकेशन ऑफ म्यू, अब इसको नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ म्यू हेडिंग डाले रहिएगा, ठीक है। सारे एप्लीकेशन ही बता दिए इनडायरेक्ट रूप से, एक बच रहा है उसको मैथमेटिकल क्वेश्चन है, फार्मूला बता के उसको करा देंगे, ठीक बेटा। परसेंटेज यानी करेक्टर ज्ञात किया जाता है म्यू के हेल्प से, तो फार्मूला बता के क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो ठीक बेटा, निकल रहे हैं बंद हो।